दोस्त उसको धोखा दे रहे तो क्या कह रहे वैसे? देखो अच्छा पढ़ोगे ना, अच्छा पढ़ोगे ना तो ये टॉपिक मैं खूब अच्छा कराऊंगा, मजे आएंगे एकदम मस्त, एकदम लेवल तक चलेंगे। तो चुप बैठना बिल्कुल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अगर ये हेडिंग ना बनाया हो, बना लिया तो छोड़ दो, ये हेडिंग बना लो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बुक में टॉर्क व्हील सब लिखा होता है, उसको हम खत्म करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क होने पे क्या क्या होता है, सॉरी डाइपोल होने पे क्या क्या होता है वो सीखेंगे। फिर तो खा रहा है, अभी ब्रेक खत्म हुआ है, तुम लोग कहने पे 11 करके 11:30 चालू कर रहा हूँ, तब भी खा रहे हो। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है कि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर घूम रहे हो तुम लोग? 11 बजे से खाने गए थे, ऐसा क्या खा रहे थे खत्म ही नहीं हो रहा था? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? ऐसा फील्ड जो चेंज नहीं हो रहा है। अब मैंने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर एक माइनस क्यू चार्ज रखा, कौन है? रहने दो। तो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन है 2L। किधर था तू? आधे घंटे से एक्टिवा नहीं पार्क हो पा रही है। अरे एक्टिवा है कि एरोप्लेन हो गई, पार्क ही नहीं हो पा रही है। भाई मैं 5-10 मिनट पहले आया हूँ, वहां तुम थे ही नहीं। 10 मिनट से? अच्छा आधे घंटे से लॉक कर रहे थे, तो फिर क्या जुगाड़ लगाए? लॉक हो गया अपने आप। पहले लॉक नहीं हो रहा था, फिर अपने आप लॉक हो गया। क्या बोलूं? माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 2L है। इसको अगर मैं एनालाइज करना चाहूं तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ध्यान से समझना, लिखेंगे बाद में। पहले देखो इस पूरे सेगमेंट में तुम क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट साइड में। तो पॉजिटिव चार्ज किधर होंगे? पॉजिटिव चार्ज किधर होंगे? तो इधर पॉजिटिव है और इधर क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है? क्या ये इसको इधर एक फोर्स लगा रहा होगा? अब कौन आया? इस फोर्स की वैल्यू होगी QE। क्या वैल्यू होगी इसकी? और इस नेगेटिव को कौन खींच रहा होगा? इधर फोर्स लगा रहा होगा QE। तो इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना हुआ? इस डाइपोल पे नेट फोर्स हो गया 0। अच्छा नेट फोर्स 0 होता है अगर, तो हमने रोटेशनल में किया है कि इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी पॉइंट लो, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क वही रहता है, टॉर्क चेंज होने वाला नहीं है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लिख सकता हूं। अगर मैंने इस माइनस क्यू वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा तो इस QE का टॉर्क भी 0 हो जाएगा, लाइन ऑफ फोर्स यहीं से पास हो रहा है।
इस QE का लाइन ऑफ फोर्स भी यहीं से पास हो रहा है, तो क्या है इसमें डाउनवर्ड जो लिखोगे अबाउट एनी पॉइंट, ये भी 0 हुआ। तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज इन इक्विलिब्रियम? एनी पॉइंट, क्योंकि जितना इसका टॉर्क उल्टा आएगा उतना इसका सीधा आ जाएगा। Therefore dipole is in equilibrium। लेकिन यही डाइपोल है, केस 1 कर लो इसको, डाइपोल मैंने यही लिया है। अब क्या चेंज होगा डाइपोल में, ध्यान से देखना। डाइपोल यही लिया मैंने, अब माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, और ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। डाइपोल मोमेंट किधर आएगा? डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन होती है? तो क्या ये डायरेक्शन ना है डाइपोल मोमेंट की है? डाइपोल मोमेंट और पी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? अभी भी देखोगे तो इस वाले पर QE इधर लग रहा होगा और इस पर QE इधर लग रहा होगा, तो क्या नेट फोर्स अभी भी 0 है? तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे एक ही आना चाहिए। तो अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है तो मैंने ये A पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दिया, तो A पॉइंट के अबाउट इस QE का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। इसका टॉर्क कितना होगा? प्लस R परपेंडिकुलर, तो लाइन ऑफ फोर्स ये रहा, R परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी, ये आपका R परपेंडिकुलर हुआ, इस R परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी? ये टोटल 2L है, तो ये डिस्टेंस 2L साइन थीटा, तो ये भी 2L साइन थीटा। तो क्या जो टॉर्क लिखा गया वो आया 2L साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई QE। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर मैं टॉर्क लिखूं, अब A के अबाउट में A बार बार स्पेसिफाई नहीं करूंगी, किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे टॉर्क यही आएगा। क्या थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। ये Q इंटू 2L ही तुम्हारा क्या है? डाइपोल मोमेंट। क्या P साइन थीटा और डायरेक्शन बताओ? इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, इसी फोर्स का आएगा अंदर की तरफ। मतलब वो चाह क्या रहा होगा? अगर डाइपोल ऐसे है तो इक्विलिब्रियम में है, मैंने ऐसे रख दिया, तो क्या चाहता है? उसको ऐसे कर देना। क्या चाहता है? इसको ऐसे कर देना। मतलब कोई भी डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करूं, बाकी डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करना है उसको। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्शन। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म लिखना होगा तो आप क्या करोगे? AB साइन थीटा क्या होता है? हाँ, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है अपने पास, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ये काम नहीं करता। अच्छा, ये तो समझ में आया है कि ये पॉइंट जो है इट इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ये। अब आपने WPE में पढ़ा है इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? धक्का दे के छोड़ दो तो अपने पॉइंट पे वापस आ गया। अनस्टेबल में और न्यूट्रल में और ऑसिलेट टाइम पीरियड ऑसिलेशन इसमें निकाल सकते हैं कौन से इक्विलिब्रियम में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। चलो, पता है।
अब मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपसे आपके कॉन्सेप्ट को चेक करवा रहा हूँ। आप पेन नहीं चलाओगे, खाली यहाँ देख करके बोलोगे। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, 2L डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। ये क्वेश्चन 1 हुआ। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर प्लस क्यू रखा, इधर माइनस क्यू, और ये 2L डिस्टेंस। 2 सवाल है, दोनों में आपको कमेंट करना है। कमेंट ऑन इट्स टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब स्टेबल है कि अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो इसको नोट करो, और ये 2 सवाल जरा दिमाग लगा के करोगे। जो कॉन्सेप्ट आपने जो लॉजिक बताया उसी लॉजिक पे काम हो जाएगा आपका। ट्राई करो, पहले नोट करो तब ट्राई करना है। बात नहीं, दूसरा जो है पता नहीं, लिख लो, लॉजिक लगा के बताओ। तब तो न्यूट्रल हो जाएगा, तब तुम्हें आएगा ही नहीं आंसर, कुछ होगा ही नहीं। लॉजिक तेरा डेवलप नहीं होगा तो ऐसे समझने से काम नहीं चलेगा। तू खाली रटने के चक्कर में जा रहा है। हर चीज बता रहा हूँ तुम्हें मैं, भी रट मत, उसको समझ ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैं समझा मतलब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फिर हाँ तो लॉजिक जो है वो बहुत स्ट्रांगली डेवलप करोगे तभी कुछ मज़ा आएगा। सर बहुत इनफाइनाइटली बड़ा फील्ड है ना, हाँ इसके लिए फिर वो कहीं पे भी थोड़ा आगे पीछे करना है। कांस्टेंट फील्ड है, बड़ा फील्ड नहीं है, तो इसलिए नेट फोर्स बदलेगा ही नहीं ना। हाँ छोटा भी फील्ड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए कोई चीज़ नहीं है। डिपेंडेंट नहीं है। डिस्टेंस डिपेंडेंस। चलो बताया, पहले वाले में क्या आया, अनस्टेबल। दूसरा वाला लगा दिया ना, सब लोगों ने कांड कर दिया ना। कैसे अनस्टेबल? पहला वाला स्टेबल है, सेकेंड वाला अनस्टेबल है। कब लिखा? अनस्टेबल स्टेबल लिखा था तो सही थी। तो ओहो, अरे भाई सिंपल से स्टेबिलिटी प्रूफ करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट एंड रिलीज्ड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो अगर मैं ऐसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट करके रिलीज करूं तो हर एक पॉइंट पे नेट फोर्स तो 0 ही आएगा। तो अगर मैं ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में देखूं तो ये हमेशा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को सपोर्ट कर रहा है। देयर इज नो चेंज इन द नेट फोर्स बाय डिस्प्लेसिंग इट लीनियरली। इसलिए या ऐसा भी बोल सकते हो, नेट फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और नेट फोर्स 0 है, तो ये इस लाइन पे कभी डिस्प्लेस होगा ही नहीं। तो अगर मुझे भाई इक्विलिब्रियम ढूंढना है ना, नेट फोर्स तो हर एक पॉइंट पर सेम ही होता है, तो इक्विलिब्रियम में क्या क्या होना चाहिए, एफ नेट और टाउ नेट दोनों देखते हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट से काम नहीं बन पा रहा है तो क्या रोटेशन करना चाहिए। अगर मैं इसको स्लाइटली रोटेट कर दूं, मतलब जो ऐसा है अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, थीटा एंगल पे रोटेट किया, थीटा बहुत छोटा है, तो यहाँ से जब छोड़ोगे तो टॉर्क किधर आएगा, टॉर्क किधर आएगा अगर इस पॉइंट से रिलीज किया तो ऐसे ही घूमेगा ना ये। अभी ये वही वाला तो क्वेश्चन हो गया। अगर ये ऐसे घूमेगा, सोचो इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो ये प्लस क्यू इधर आ जाएगा, माइनस क्यू इधर चला जाएगा। घूमेगा तो ऐसे,
तो प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर चला गया। तो क्या जैसे ही छोड़ रहे हो डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाह रहा है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल। ये वाला ले लो, इसको भी ऐसे बनाओ, यहाँ पे क्यू इधर लग रहा होगा, माइनस क्यू इधर ना, यहाँ माइनस क्यू है, इसका मतलब इस पे क्यू इधर लग रहा होगा फोर्स, क्योंकि प्लस इधर वाला खींच रहा है, ये प्लस क्यू है, इसको माइनस वाला खींच रहा है इधर। आपने घुमाया किधर है, थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस पॉइंट से अगर आप रिलीज करते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, मैंने ए वाला पॉइंट पकड़ लिया, तो ए पॉइंट को पकड़ते ही इस क्यू का फोर्स तो जीरो हो गया, इस वाले क्यू का फोर्स आएगा क्यू इंटू 2l साइन थीटा, लेकिन आएगा किधर, बाहर। बाहर का मतलब क्या, इसका टॉर्क भी इधर ही आ गया, तो छोड़ोगे तो क्या ऐसे भागेगा, ये ऐसे भागने का मतलब क्या ये नहीं है कि ऐसे भागने का मतलब प्लस क्यू इधर आ जाएगा और माइनस क्यू इधर चला गया। क्या ये अपनी पोजीशन को पकड़ पा रहे हैं कि पोजीशन के उल्टा हो जा रहे हैं, मतलब इट इज मूविंग अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब ये कैसा हो गया, तो पहला वाला स्टेबल, दूसरा वाला अनस्टेबल। तो कभी लीनियरली डिस्प्लेसमेंट नहीं चल पाए तो क्या करना चाहिए, रोटेट भी करके देखना चाहिए। अब पहला स्टेबल है, तो इसमें एक और सवाल बन सकता है, इफ वी स्लाइटली रोटेट एंड रिलीज फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। स्लाइटली मतलब कम ही होता है ना, कोई भी जनरल केस के लिए ऐसे होता है। स्लाइटली वर्ड का मतलब ही छोटा होता है, आपने तो उसके लिए बताया ना, किसी के लिए ले लो ना, मैंने बोला इफ वी स्लाइटली रोटेट। आपने स्लाइड ये नोट कर लिया। देखो ये बहुत बेसिक सवाल है, ये आने चाहिए। सर उसके लिए KSHM रूल कैसे करें? हाँ, अब ये एंगुलर एसएचएम का पार्ट हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू निकालो, तुम्हारी मर्जी है तो। ओमेगा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। हाँ, ओमेगा नहीं, अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है। हाँ, सवाल लिख लो, ये लिख चुके हैं ना, दोनों में ना सर? दोनों में कैसे ढूंढ पाओगे, भांग खा के बैठे हो क्या, अनस्टेबल में कैसे ढूंढ दोगे तुम। नेट फोर्स जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं बना ना, जब हम उसको इस लाइन पे जब डिस्प्लेस करते हैं तो हाँ, तो न्यूट्रल, लेकिन वो तो क्या ट्रांसलेशनल हो गया, लेकिन हमें टॉर्क तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ ना। देखो जब भी तुम्हें ये बताना हो कि कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, जहाँ पहले ये देखना पड़ता है कोई ना कोई एक चीज़ तो अनबैलेंस्ड हो, ये छोड़ने के बाद वापस आए। जब दोनों ही कोई केस में नहीं हो रहा है तभी न्यूट्रल लेते हैं, वैसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जनरली होता नहीं है। बना चुके, वो पहला वाला क्वेश्चन ही दोबारा बना लो, जो येलो पेन से बना है वही उतना बनाना है, येलो पेन वाला ही लिखो। इफ वी स्लाइटली रोटेट, इफ वी, पहला वाला क्वेश्चन वैसे लिखो, इफ वी स्लाइटली रोटेट, अभी उसको इसीलिए डाटा मैंने, if we slightly rotate and released find its period of oscillation। पहले तो ये पता करना होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो मैं करता हुआ दिख गया, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, पूरा लिखिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। हाँ करो,
उसमें हम लोग जब आई अल्फा लिखते हैं तो आई ने हम लोग इसको क्यू के टर्म में लिखा है हाँ क्यू आर स्क्वायर नहीं आएगा क्यों आई तो एम एल स्क्वायर ही होता है ना बट फिर इसमें मास तो मास क्लियर दोनों का मास एम दिया है। अच्छा दो सवाल जो लिख रहे हो उसमें जो क्यू और माइनस क्यू है उन दोनों का मास एम और एम भी दिया है। टाइम पीरियड एग्जांपल 1 माइनस कहाँ से आया तुम्हें? टॉप का डायरेक्शन गड़बड़ है, देखो क्या गलती की है, थोड़ी सी गलती है। यहीं से भेजो। गड़बड़ है थोड़ा सा, देखो क्या गड़बड़ी है। एक मिनट मैंने बोला इन टर्म्स ऑफ पी, वो लिखा ही नहीं तुमने। डाइपोल मोमेंट, बढ़िया इसे लिखा है तो डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखो तो कुछ अलग आ जाएगा। गड़बड़, थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो क्या गड़बड़ है। पता नहीं, अब तुम ढूंढो अपनी गलती। अरे मुझे क्या है, तो तू खुद करना। मुझे उस पर भरोसा था सर। आप सही है ना? अभी भी गलत। वो भी गलत है। तू गेम खेल रहा है क्या? ये कर देते हैं, अब सही हो गया क्या? नहीं वैसे क्या नहीं है, सॉरी सही है। क्या सर आप मस्ती करते हैं। उसको इस साइड से रोटेट करना है। इधर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे रखा हुआ था, मैंने एंटी क्लॉकवाइज में थीटा इसको घुमा दिया। थीटा घुमाते जो इस पे टॉर्क आता है वो आता है पी ई साइन थीटा, लेकिन ये टॉर्क किधर आता है? अंदर की तरफ, और थीटा किधर है? बाहर की तरफ। तो यहाँ माइनस साइन लगा दोगे, यहाँ लिखोगे सिंस टॉर्क एंड थीटा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। टॉर्क और थीटा दोनों अपोजिट थे, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। और तुम्हें बोला है कि स्लाइटली रोटेट किया, इसलिए थीटा बहुत छोटा हो गया। जब थीटा को छोटा कर दोगे
तो साइन थीटा विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल टू थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ई थीटा। अब टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, क्योंकि हमें लाना है अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। आई किसके अबाउट लिखेंगे, सेंटर के अबाउट लिखना अच्छा होगा क्योंकि फ्री है बॉडी मूव करने को। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस एल हुआ, ये डिस्टेंस एल हुआ। तो जब इसके अबाउट आई, गलत था भाई, जब इसके अबाउट आई लिखोगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा। तो दोनों का है वो। तो इसका मास m है, इसका भी मास m है, तो ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू माइनस पी ई बाई टू एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। ये तुम्हारी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर ही दिया तो सीधा रख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। कितना है ओमेगा स्क्वायर, पी ई 2 एम एल स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर की वैल्यू आई तो 2 पाई रूट ओवर 2 एम एल स्क्वायर बाई पी। तो गलत किया था ना, हाँ तो तुम्हें गलत बोला भी नहीं होगा ना तब मैंने, सर ने बोला कि तू डायपोल के तो जब बोला है सवाल में इन टर्म्स ऑफ डाइपोल, बस मैंने वो क्यूब का लिखा m बाई क्यू लिखा था, हाँ तो क्यूब बाई इरेजर नहीं हाँ पूरा आएगा आज तक का, आज का भी आएगा, आएगा, अरे आएगा, उसमें बन गया पेपर, डाइपोल का पूरा आएगा, डाइपोल तक आएगा। सर जो आपने शीट भेजी उसमें डायपोल के क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन भेजा है, जितना होगा उतना करो, तो आ जाएगा मॉड्यूल आ जाएगा। तो अरे अब ऑर्डर दिया गया है, अब जो बना के दे दे वो, अब उसके लिए एडमिन बहुत करेक्ट होते हैं आदमी, मैं नहीं, एडमिन लोगों से बात करो। प्रीति में से कुछ 5 दिन हो गए, हाँ तो 5 दिन अरे हाँ प्रीति में से 5 दिन, इतने में 2 दिन बोली चिकन सर ने 5 दिन, सर तो प्रीति जो बोल रही है वही माना जाएगा। नहीं सर से हम स्टार्ट में पूछे ना, हम लोग सब आने से पहले हो गया लिख के, अब अगर पहले ये कर, और सर वो उसका कोई तो क्वेश्चन था ना, हाँ सर आगे हुआ कब बोले लिखोगे, याद ही नहीं आया। कब बोला मैंने, नहीं नहीं आप बोले थे वो एंड में तो याद भी नहीं आता, लास्ट में बोलना है, लास्ट में बोलना है, याद दिलाना मुझे 150 को। अभी मैंने बताया ना किसी पॉइंट के अबाउट निकालेगी, सेम ही आएगा, 2 एम एल स्क्वायर किस पॉइंट के अबाउट आएगा, ये क्या है, तो उसी के अबाउट निकालेंगे ना। जब कोई बॉडी फ्री है तो किसके अबाउट निकालते हैं, तब क्यों पूछ रही है, जब कोई भी बॉडी फ्री होती है तो सीएम के अबाउट ही निकालते हैं ना, तो पूछना क्या है इसमें, नशे कम करके बैठो, तुम लोगों को ब्रेक देना ही नहीं चाहिए, ब्रेक में नशे कर रहे हो तुम लोग जा जा करके। ये गया था, ये तो इधर ही था इधर ही कर लिया कैमरे के सामने, रिकॉर्डिंग में केशर देखेंगे अब, वाइटनर सूंघ रहा था, हाँ तब क्या सूंघ रहे थे, क्या मुझे पूछ,
अरे पूछना, पूछ पूछ। रोटेशन के क्वेश्चंस किए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। पॉइंट मास का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितने पॉइंट मास है, क्यों रॉड कर रही है कंसीडर, रॉड क्यों कर रही है कंसीडर, अपने मन से मान लेगी तू, वो रॉड नहीं है, 2 पॉइंट मास है वो। तो ml²/12 नहीं लिखता मेरा होता तो दोनों को अलग अलग लिया ml²/ml², तो बीच का डिस्टेंस वाला ऐड नहीं करेंगे? कौन सा बीच का, मतलब परपेंडिकुलर। अरे COM से ये डिस्टेंस कितना है, L तो COM के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, इसका कितना हुआ ml², इसका कितना हुआ, उसका उसके खुद के एक्सेस के अबाउट ml² होता है ना। अरे पॉइंट मास है, पॉइंट चार्ज, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसका तो 0 ही होगा। अब इस ये m है तो इसका किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, अगर ये n है तो ये ml² होता ना भाई। तो ये टॉर्क हुआ, ये पॉइंट मास का n r परपेंडिकुलर का हाँ। तो इसमें l sin थीटा का स्क्वायर होता है, बट sin थीटा क्यों साइन थीटा होगा, ये है तुम्हारी एक्सिस, यहाँ से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, ये मैं किसको पढ़ा रहा हूँ आज, जूनियर केजी में आया क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबका पढ़ोगे। हाँ मैं इसको मान लूं। तुम लोग अपने आप से क्यों मान लेते हो बे, जो मन में मैं इसको मान ले, क्यों मान लिए, ये गलती नहीं है, पाप भी नहीं है सर। महापाप है ये, 100 कत्ल के बराबर है ये, अगर ये सवाल पूछ रहे हो तो। आओ आगे। अब जो इसमें फोर्स लग रहा है भाई, देखो मजा नहीं आ रहा है मुझे, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया मैंने, मजा दिलाओ, तुम्हें दिलाना पड़ेगा। कल तुम लोग वहां बैठे थे ना, सेम यही चीज उनको ही पढ़ाया है, वहां का रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लगा, तो वो रिस्पॉन्स तुम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन कराया, मैं आगे अच्छे क्वेश्चन कैसे कराऊंगा अगर तुम लोग मजे नहीं दोगे तो। ढंग से थोड़ा कुछ इसमें था नहीं, डाइपोल को रॉड नहीं मानना है कभी भी, ये मान के चलो 2 पॉइंट है। मोमेंट ऑफ कैसे इनर्शिया, जब कोई एक्सिस नहीं दिया तो परपेंडिकुलर एक्सिस ही मानी जाती है, 3D में ही हमेशा निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। जब डाइपोल को में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा मैंने, तो टॉर्क आया, किस फोर्स की वजह से आया टॉर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, तो क्या एनर्जी भी लेके आएगा, हेडिंग बनाइए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डाइपोल को अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कोई भी डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कैसे करेंगे, ग्रेविटेशनल थोड़ी लिखा है, रेफरेंस लाइन लेगा, ग्रेविटेशनल में रेफरेंस लाइन लेते हैं। हाँ तो कैसे निकालते हैं, व्हाट वाज द बेसिक डेफिनेशन टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। हाँ 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 सही बोल रहे, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। क्या हुआ, ये है क्या चीज, क्या बता रहे हो, ये सही बता रहे हो, लेकिन ये क्या किसके बराबर होगा, क्या होगा,
सही बोल रहे हो, सही बोलो बोलो। Work done by conservative force is equal to negative change नेगेटिव चेंज इन work done. हाँ नहीं, सही बोल के बीच में हग रहा है एकदम लास्ट में, negative change in potential. तब कोई भी जो पॉइंट है तुझे जब आता है तो बोल क्यों नहीं पा रहा है? ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? हो जाता है सर। यही नहीं होना है। U इनिशियल माइनस U फाइनल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये कैलकुलेशन होती है किसी भी पोटेंशियल एनर्जी की। कोई भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो, दुनिया के किसी भी फोर्स के लिए लिखना हो, ये फार्मूला लगाना पड़ता है। अब इस फार्मूले को अगर आप देखोगे तो इसमें लीनियर वर्क डन कितना आएगा, लेकिन रोटेशनल वर्क डन तो आएगा। कई बार लीनियर और रोटेशनल दोनों होते हैं तो दोनों की एनर्जी आती है, एक होगा तो एक की एनर्जी आएगी। इसमें एक ही है तो वर्क डन किसका आएगा, इंटीग्रल ऑफ, मैंने टाउ डी थीटा क्यों लिखा? मान लो मेरा डाइपोल है, मेरा डाइपोल ऐसा है तो इसके ऊपर क्यू इधर लग रहा होगा, इसके ऊपर क्यू इधर लग रहा होगा, ये थीटा एंगल पे रखा है तो इस पे टॉर्क कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना कि कैलकुलेशन में कई बार गलती होती है, लॉजिक नहीं समझ पाओगे तो फॉर्मूला रटना पड़ जाएगा। ये आएगा पीई साइन थीटा। इंटीग्रेट क्यों करना पड़ रहा है मुझे? इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ रहा है, या मान लो ये थीटा 1 एंगल पे है, मैं इसको और इधर लेके जा रहा हूं, थीटा 1 से थोड़ा बनाने में अच्छा फील आना चाहिए तो उसके लिए बनाना अच्छा पड़ेगा इसको। इधर माइनस क्यों है, इधर प्लस क्यों है? ये वाला जो एंगल अपने को दिया वो कितना दिया है, थीटा 1। कि डाइपोल पहले ऐसे है, अच्छा इस थीटा 1 एंगल पे है तो इलेक्ट्रिक टॉर्क कितना हो रहा होगा तुम्हारा, पीई साइन थीटा 1। मैं थीटा 2 एंगल पे जाऊंगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, थीटा 3 पे गया तो टॉर्क कितना हो जाएगा? किसकी वैल्यू बदल रही है, साइन थीटा की। साइन थीटा बदलने से क्या टॉर्क तुम्हारा बदल रहा है? अगर टॉर्क बदल रहा है, क्या इसका ये मतलब नहीं है कि टॉर्क वेरिएबल है? वेरिएबल वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ टाउ डी थीटा। मुझे लेके क्या जाना है, मेरा क्या टारगेट है कि मैं इसको थीटा 1 से ये जो एंगल है ये थीटा 2 तक लेके जाऊं। कहां से कहां तक लेके जाना है, थीटा 1 से थीटा 2। तो मैं थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा हूं, मैंने कहा किसी एंगल थीटा पे जो टॉर्क लग रहा है वो कितना है, साइन थीटा। तो मैं यहाँ ये भी लिखता हूँ, हालांकि ये लिखने का मन नहीं था लेकिन लिख दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। टॉर्क एट एनी एंगल थीटा, तो जब ये थीटा एंगल पे रहा होगा
ऐसे थीटा एंगल पे, तो ये टॉर्क आया पी साइन थीटा। अब मैं इस पी साइन थीटा से इसको डिस्प्लेस करूं, माइनस क्यू इधर आया प्लस क्यू इधर, मैं इसको डिस्प्लेस करूं डी थीटा। मेरा टॉर्क किधर लग रहा था इस पॉइंट पे, नीचे की तरफ। डी थीटा किधर था, नीचे, मतलब टॉर्क मेरा इनटू द प्लेन आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट मेरा आउट ऑफ द प्लेन है। तो थीटा बिटवीन टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, 180 डिग्री। तो ये जो वर्क डन लिख रहे हो, दिस इज टाउ डॉट डी थीटा होता है, ध्यान देना होगा। तो यहाँ आएगा 180 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा इज 180 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट डी थीटा डिस्प्लेसमेंट डी तो है। अब ये 180, तो जैसे ही ये 180 हुआ होगा, क्या ये आ गया यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी ई, बाहर आ गया। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से कहाँ लेके जाना है तुम्हें, थीटा 1 से थीटा 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यू आई माइनस यू एफ लिखा जाएगा माइनस पी ई थीटा 1 से थीटा 2, या फिर यू आई माइनस यू एफ बनेगा पी ई ये हमारा बेसिक फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन हमें पता है, जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा था तो भी लिखा था डेल्टा यू की वैल्यू mgh होती है। यू लिखने के लिए क्या बनाया था, एक रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे एनर्जी जीरो मानी गई। जब मैंने यू आई माइनस यू एफ लिखा, उसको लिखा हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर स्प्रिंग वाले में, तब भी मैंने क्या कहा, एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे एनर्जी जीरो होगी। उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया था, नेचुरल लेंथ वाली पॉइंट। क्या मान लिया, नेचुरल लेंथ का पॉइंट। वैसे ही ये यू आई माइनस यू एफ की वैल्यू तो आ गई अपने पास। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी ही कितनी होगी किसी एक पॉइंट पे, तो आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे यू जीरो हो जाए। तो देखो वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, इक्वेशन देख के बोले थीटा की वैल्यू क्या 90 होगी तभी मिलेगा। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। तो थीटा 90 जब मैं रखता हूँ, किसी को भी रख दो तुम्हारी मर्जी, इफ थीटा 1 इज 90 डिग्री प्रोवाइडेड यू इनिशियल कितना हो जाएगा 0, और दूसरा थीटा 2 की वैल्यू थीटा ले लो, तो यू फाइनल को मैं यू मान लो। तो क्या ये ऐसा नहीं बनेगा 0 माइनस यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ गई, ये है थीटा 1 जब 90 हो, और कुछ नहीं दिया तो थीटा 1 को हम मानते क्या है, 90 ही मानते हैं। ये क्या ए बी कॉस थीटा नहीं बन रहा है, तो P क्रॉस ई क्या होता है, टॉर्क। P डॉट टी का नेगेटिव क्या होता है, एनर्जी। नोट करो, हाँ प्लस एनर्जी नोट कर लो। इसमें थीटा और टॉर्क तो इंटू लगेगा, थीटा आउट ऑफ द प्लेन। मैंने इसको इधर से थीटा पे घुमाया ना, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना वो। थीटा को मतलब वैसे घुमाते तो उसको आउट ऑफ द प्लेन। हाँ, अगर तुम थीटा को ऐसे घुमाओगे, हाँ वो फिर इंटू द प्लेन आता है। तो तुम्हें डेरिवेशन के हिसाब से गया ना मैं, इसलिए तब तुम ऐसे घुमाते तो जो cos 180 है वो cos 0 बन जाता है, फिर भी वही आंसर आएगा।
देखो इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो गया, वर्क एनर्जी पावर। अब यही सब होता है, थोड़ा थोड़ा सा जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे पहले उतना ही कर पाओगे अच्छा। अगर अब बात किया तो मैं भगा दूंगा, क्यों हंस रहे हो तुम? नहीं, हित के पीछे क्या नाम है, रिया एंड कंपनी, क्या बात चल रही है? देखा तो मैं भी मुस्कुरा रहे एक दूसरे को देख देख के। ऐसे एकदम चुप बैठना है। जो डाउट ना आए वो पूछना है बस, जो डाउट आए वो पूछना है। मैं कह रहा हूँ 16/7 आ रहा है, तो कह रहा है 48/73 है, तो तुम गलत हो कह सकते हो ना। सर हम लोग टॉर्च को इसमें FR लिखेंगे 16/7 QE/ml। सर वो इसमें टॉर्च को FR लिखेंगे ना, क्यों? डिस्टेंस ऑफ नहीं ऐसी देखो तुम्हें क्या बताना है, अल्फा जब वो रिलीज किया गया, ये क्या होता है, ये होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ना। ये कितना है, PE साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू P और E के बीच का एंगल, I की वैल्यू। अब I लिखना है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख दो सबको, ये कितना है, तो ml²/2 नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी है नीचे भी है, प्लस रॉड का खुद का ml²/12 इंटू अल्फा। P कितना आएगा, Q इंटू L, तो ये बन गया QEL साइन 53 4/5 और L²/4। तो सब लोग साथ में क्यों कर रहे थे, अलग अलग करना चाहिए ना। 2 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 6 और 1 7ml²/, तो गलत दिया है इनका आंसर क्या। इसमें साइन 53 वाले ले नहीं लिया, हाँ साइन 53 क्या, मतलब उनको जो आंसर आ रहा है उसमें उन्होंने शायद साइन 53 नहीं लिया, नहीं लेना पड़ेगा ना, बिना उसके तो कर ही नहीं पाएंगे। उनका इनटू साइन 53 करेंगे तो अपना आएगा। अच्छा उन्होंने गलती कर दी है, साइन 53 की वैल्यू उन्होंने 4/3 डाल दी है, गलती यहाँ हुई है उनकी। साइन 53 की वैल्यू जो 4/3 डालोगे तो चीज़ें बदल जाएंगे ना, 4/5 होना चाहिए, तो उनका 21 आ जाएगा, और तो उनका आंसर मैच कर रहा है 16/7। हम लोग टॉर्च को FR नहीं लिख सकते, FR क्यों लिखोगे, क्यों नहीं लिख सकते, अरे कैसे लिखोगे FR बताओ। R डिस्टेंस पे QE का फोर्स लगेगा ना उसमें। तो जब तुम्हें वही करना है, वही तो P साइन थीटा आता है पूरा सॉल्व करके, मैंने उससे फंडामेंटल से किया था, तो वही आएगा, बड़ा कैसे आएगा। दूसरा से मिस्टेक हुआ, हाँ कैसे किया, तो दोनों एक ही है ना भाई, अलग अलग कैसे आ जाएंगे। तो वैसे कर सकते हैं ना अगर हाँ अरे ये चीज जो है, एक लाइन शॉर्ट करने के लिए लिख देता हूँ मैं, यही चीज तुम वहाँ पे FR से कर लो, अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालोगे, इसका अलग, इसके mg का अलग, तो आएगा वही, बट आपने गलत ऐसे क्यों बोल दिया स्टार्टिंग में कि ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि टफ हो जाएगा ना, क्यों 5 लाइन एक्स्ट्रा करना है। जहां तुम्हें पता है कि 1 मिनट में पहुंच सकते हो, वहां तुम घूम घूम के क्यों जाओगे। ये पहला सवाल, कितने लोग सही थे, बस चलो टॉर्च लगा FR भी गलत नहीं होगा, तुम कहीं गलती करोगे। पूरा सॉल्व नहीं किया था, हाँ सेकंड क्या है, सेकंड किया तुम लोगों ने, इसी का अंडर रूट आ रहा है, इसी का अंडर रूट आ रहा है, नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं यही है, इसी का अंडर रूट है, और थर्ड वाला अभी तक किया नहीं। इसी का अंडर रूट है। अब इसी का अंडर रूट है, इसका ये मतलब नहीं आप अल्फा देखो हर एक पॉइंट पे बदलता रहेगा,
53 पे अलग अल्फा आएगा, 37 पे अलग अल्फा आएगा, 30 पर अलग अल्फा आएगा, मतलब अल्फा कांस्टेंट नहीं है। अल्फा कांस्टेंट नहीं होता तो क्या करते हैं, तुम्हें ऐसे ये इसका इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है और फाइनली जब ये ऐसे हो जाए तब पूछा हुआ है, यही है ना सवाल। ये ऐसे है, यहाँ पे Q और माइनस Q, और फाइनली ये Q इधर आना चाह रहा है, माइनस Q इधर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये सब सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो रॉड में तो कोई फर्क आएगा नहीं, रॉड ओमेगा से घूमेगा, लेकिन रॉड का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी में उसका कोई भी रोल नहीं होगा। इसमें तुम्हें लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओमेगा निकालने के लिए दो ही चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज़, कि ओमेगा निकालने के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, तो या तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है एंगुलर में, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, यही बनता है। U इनिशियल कितना होगा, बोलो, 53 डिग्री पे है, तो P cos थीटा होता है ना, तो माइनस PE cos 53। K इनिशियल कितना है, U फाइनल माइनस PE cos 0 प्लस हाफ। अब दोनों पार्टिकल घूम रहे हैं और ये रॉड भी घूम रहा है, तो I आएगा 2 इंटू M L/2 का होल स्क्वायर प्लस ML² बाई 12, ठीक है ना। अरे समझे, इंटू ओमेगा स्क्वायर वही चीज है। अब इसको इधर ले आओ तो ये 3/5, तो PE माइनस 3PE/5, और ये हाफ ML²/2 प्लस ML²/12 ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना 5 माइनस 3 2 PE QLE/5, 2 और 12 का एलसीएम आएगा 12 ना, मतलब ये 24 बन जाएगा। 24 2 जा 48 QE, क्योंकि L और L मर जाएंगे, थर्ड क्या कह रहा है, वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय, कैसे निकालोगे, थीटा 1 अभी तो आपने पढ़ा वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन। क्यों करना है, यही चीज तुम लोग नहीं समझ पाते। जब तुम्हें डायरेक्टली तुम्हें बता रखा है उसने कि माइनस PE cos 53 होता है, कितना काम करना है वो पूछा है तुमसे, तो तुम बार बार ये PE साइन थीटा में क्यों जाते हो। तुम डायरेक्टली ये फार्मूला पढ़े हो ना, तुम लोग जो लगा रहे हो, U इनिशियल माइनस U फाइनल पढ़ा था ना, क्या आया था ये, नहीं प्लस PE, cos P into cos theta to minus cos theta। यही है, और ये किसके बराबर होगा, अब नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर हुआ। ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन का मतलब क्या होता है, नहीं ये वर्क डन के बराबर होता है, ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है। अरे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ये होता है, तो माइनस WC यहाँ आता है ना, माइनस WC इज UF माइनस UI, तो UI माइनस UF क्या हो जाएगा WC। अगर ये WC है तो क्या यही हमारा नेगेटिव ऑफ W एक्सटर्नल भी है,
और यही तुमसे पूछा है PE, तो P की वैल्यू QL cos थीटा 2, थीटा 2 कितना होगा, यही गलती कर दिए, रोटेट इट बाय 180 डिग्री, 53 पे है 180 और रोटेट करना है, हाँ 180 प्लस 53 और थीटा 1 कितना है, तो माइनस साइन यहाँ ला दो तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हो गया, QLE cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos 53 मतलब -3/5 -3/5 -6/5 माइनस माइनस प्लस 6 QLE/5। समझा क्या किया है? तो ये तो पूरा रोटेशनल का पार्ट हो गया ना, WP रोटेशनल ही आया है इसमें। एक मिनट, फिर इन्होंने गलती की है यहाँ पर, इनकी गलती आप लोग मत करिएगा, इन्होंने cos 53 को 4/3 लिखा है। इक्वेशन इनका आ रहा है -PE cos 180 प्लस 53 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस cos PE cos 53। अच्छा, मतलब ये माइनस साइन को इन्होंने कहाँ गया, ये जो ये वाला माइनस साइन है ना, इसको इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है। cos 53 की वैल्यू पता नहीं क्यों इनको 4/3 आ गई। कोई भी बुक हो, क्वेश्चन तो वही रहेगा, क्या करोगे नाम जान के, कोई बुक ही नहीं है, नहीं ये ऐसे रैंडम क्वेश्चन ढूंढा। तुम्हें बहुत मज़ा आता है क्या थेरेपी देने में, जिसको देखो उसी को थेरेपी दे रहे हो, तो मुझे दिया करो, यहाँ आगे बैठा करो, जब मैं सवाल दे रही हूँ तो ऐसे किया करो, अच्छा लगता है। बायो लिए तो BPT कर लेते, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, अच्छा जाके फिजियोथेरेपी में पैसा कमाते। हाँ, स्पोर्ट्स थेरेपी बन जाते हैं ना, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट। स्लोली मूव कराना होगा, जब बोलेगा वर्क डन तो वर्क डन मूव टू मूव स्लोली। ओमेगा तुरंत नहीं आया, वो तो तब आया जब नीचे आ गया, तुम नीचे ला ही नहीं रहे हो उसको, 180 उधर मूव करा रहे हो, उधर ले जाओगे तो ओमेगा थोड़ी आएगा। जब 53 से रिलीज करोगे तो नीचे आने के टाइम ओमेगा बढ़ेगा ना, 53 से नहीं, तब तो 180 माइनस 53 लिखते ना तुम। जब इसने बोला वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 180 डिग्री, मतलब जहाँ है टॉर्क के अगेंस्ट 180 लेके जाना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना होगा तुम्हें, वहाँ लिखा भी है W एक्सटर्नल का वैल्यू है ये। जब भी ऐसे बोले ना कि वर्क रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्योंकि टॉर्क तो अपने आप आ रहा है ना, वर्क रिक्वायर्ड का मतलब कौन काम कर रहा होगा, वर्क रिक्वायर्ड का मतलब हम जो काम कर रहे होंगे वो बताना है उसको, तो वो एक्सटर्नल हो गया। परेशान मुझे कर रही है, चिमटियाँ काट रहा है, चिमटी मार रहा था। तुम कटवा क्यों रहे हो? तो मैं रोक रहा था। हो गया? बहुत टफ हो गया क्या तुम्हें? मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जैसे बोला गया था जैसे उसने जिसने सवाल पूछा था क्लास में ही, मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं कि जब इलेक्ट्रो पढ़ोगे तो उसमें मैकेनिक्स कुछ नहीं आएगा। एक्चुअली ये मैकेनिक्स नहीं है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। मैकेनिक्स आने का मतलब तगड़े तगड़े इंटीग्रेशन करवा दो, ये करवा दो, वो करवाओ, वो नहीं आएगा। ठीक है, मैकेनिक्स का पार्ट, अब कोई बोलेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो मैकेनिक्स में थोड़ी है, वो तो कोई भी टॉपिक करोगे, तुम रिलेटिविटी करो, वहाँ भी एनर्जी कंजर्वेशन काम करता है। तो क्या बोलो, रिलेटिविटी तो अलग थियरी, आपने बोला था क्वांटम कंप्यूटिंग अलग हो गया, क्वांटम फिजिक्स ही अलग हो गया, उसमें ये क्यों यूज़ कर रहे हो? तो वर्क डन, एनर्जी, FBD, इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हर जगह का आएंगे, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसमें ये SSM करेगा तो उसका वो एंगल
मैक्सिमम नीचे 53 तक ही जाएगा। हाँ, ये इसका होगा एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट। चले आगे, एक और लास्ट टॉपिक है फोर्स। हाँ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। ये कहाँ लिख रहा है भाई? लास्ट पे लिखा, लास्ट पे लिखा। और आपका मजाक उड़ा रहा है, फार्मूला ऐसे लिख रहा है। फार्मूला ऐसा लिख रहा है। यही करो, यही। तुम मुझे अंग्रेजी सिखाओ, मैं तुम्हें फिजिक्स सिखा रहा हूँ ना, वो भी नहीं सिखा पाओगे। वो तो वही तो नहीं आती ना। पढ़ने के बाद तुम मीनिंग तो तुम लोग बता नहीं पाते, समझा नहीं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो क्या करोगे अब? कम से कम मेरी इंग्लिश कमजोर, तब भी मैं समझ तो लेता हूँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सर अभी तक आपका सर मैं उड़ा दूं, ठीक है सर। कोई नहीं, अगर मैं मजाक उड़ाने लगा ना तो हर 2-2 सेकंड में पैंट गीला होता रहेगा। सर ये उड़ा रहा है आपको जो भी उड़ा रहा है, कल एडवांस में जो क्वेश्चन मैंने दिया था, लास्ट में बोला कि ये मैं बाद में करवाऊंगा, वो इसी टॉपिक पे था। वो इसी टॉपिक का क्वेश्चन था। हाँ, गूगल बराबर देखे जाया करो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक आप पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोर्स कैसा लगेगा, तो देखो, we know that F is equal to minus du by dx, provided u कैसा है, a function of x। कैसा है u? x का फंक्शन। WP में पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। अगर u x y z तीनों का फंक्शन हो जाए तो क्या लिखते हैं? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, डेल यू बाई डेल जेड। ठीक है, खैर हमें खाली x का एक फंक्शन ही आता है, वो आएगा तो डेल्टा निकाल के करना पड़ेगा। u की वैल्यू क्या होती है? अब यहाँ पर ना ये लिखा जाएगा PE cos 0। 0 क्यों लिखा मैंने? इधर 0 और 180 डिग्री, क्योंकि u जो है वो x का फंक्शन है, तो x में उसकी कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन आ सकता है? 0 से लेके 180। ठीक है, तो मैं 0 मान के करता हूँ, PE लिखते हैं कई सारी बुक में। अब तुम्हारा डाइपोल मोमेंट तो चेंज होता नहीं है, डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो बाहर निकाल लो। ये नॉन यूनिफॉर्म कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस पी तो माइनस प्लेन मारना, हाँ हाँ, माइनस पी कॉस 0 होगा तो माइनस प्लेन मारना प्लस नहीं होगा। माइनस पी, वो तुमने माइनस डी यू बाई डी एक्स जो लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस पी डी ई बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो अंदर तुम्हारी ये वैल्यू जो है ये इधर 0 और 180 दोनों होता है, अभी तो बताया मैंने। तो 180 लेने पे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 0 180 0 180, इसलिए हम जनरली बुक में देखोगे तो खाली P लिख के दिया होता है। वो क्या करते हैं, P डॉट ई होता है, वहाँ से लेके आते हैं। ठीक है, तो माइनस पी डी बाई डी एक्स बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं मेंस तक में। इसमें मेंस में इसके पहले वाले टॉपिक पे खूब सारे क्वेश्चंस मेंस में मिलेंगे, नीट में मिलेंगे। ये बहुत रेयरली टॉपिक है, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बोलो इसको। एडवांस में आते हैं, एडवांस के लिए कुछ भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं होता। एडवांस कभी कल तुमने देखा जो क्वेश्चन टफ नहीं आते, क्वेश्चन का ट्विस्ट करा देते हैं और कैलकुलेशन टफ करते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि ये हमें नहीं पढ़ाया गया, ये ऐसा होगा वैसा होगा। बस इस पे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, अब एडवांस में करवा दूंगा। आते नहीं तो क्यों करवाना, लिखे भाई। बहुत इरिटेट हो जाता है सर। तो फिर बोला
तुम मुंह इसका तू मुंह बंद करवा के रख, नहीं तो क्लास में बंदूक चल जाएगी, किसी दिन मर्डर हो जाएगा एक हाथ। हाँ मेरे घर में 2 लाइसेंस ही है, लाइसेंस है मेरे पास। हाँ मुंबई में रिवॉल्वर है, मार कसम। मेरे बुआ के लड़के हैं, उनका रिवॉल्वर लाइसेंस वाला है, प्रॉपर लाइसेंस का। अरे मेरे साथ बाजू में रहते हैं, ले लूँगा। हाँ एक्चुअली मेरी एक बुआ है ना, उनके बेटे की शादी हुई है एक्स कैबिनेट मिनिस्टर के पोती से। हाँ क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में है अभी, और आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हैं भैया मेरे। हाँ अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कोई एक फिनटेक कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है, क्या नाम भूल गया मैं, बहुत कठिन नाम है। तो उनकी शादी हुई है, तो उनके बड़े भाई यहीं रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर थे। उनके बड़े भाई थोड़ा शौकीन नेतागिरी करते हैं, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कुछ तो हैं, तो उनको चाहिए था, तो मिनिस्टर के थ्रू उन्होंने निकलवाए थे। 3 रिवॉल्वर निकलवाए थे, एक उनके पास है, एक मेरे अंकल के पास है, और एक उनके पास है जो यहाँ से उनका रखा है। हर साल जाके वो चेक करते हैं, साफ करना होता है ना। सर आपके गांव में ग्राउंड में, गांव में तो कॉमन है। हाँ गांव में हम बिहार में बंजर में चलेगा कॉमन होता होगा, क्या बात करते हो। अरे अब कांड हो गया था अभी, वो नहीं रखना चाहिए। क्या काम हुआ है सर? मेरे घर पे एक मर्डर भी हो गया उससे, गलती। हाँ गलती से 1 साल हुआ, 1 साल हुआ। कौन? नहीं मेरे जो भैया है ना, मर्डर मतलब गलती से अनजाने में गोली मार दिया, मर गया वो। मेरी अंकल के लड़की की शादी थी, तो हल्दी का फंक्शन चल रहा था, और गांव में ऐसे वो हॉल नहीं करते ना, घर में ही करते हैं शादी। टेंट लगा रहे थे, 15 साल का बच्चा आया था, वो टेंट लगा रहा था, 15-16 साल का रहा होगा। हल्दी सेरेमनी पे ये लोग कुछ तो ऐसे मस्ती में ऊपर फायर कर रहे थे, और ऊपर फायर कर रहे थे, वो गड़बड़ा गया, क्या हुआ मैं था नहीं, मैं यही था मुंबई में ही। वो गड़बड़ हो गया, कुछ तो हुआ, उस लड़के पर ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अभी तक उनके ऊपर केस चल रहा है। हाँ 1 साल 1.5 साल हुआ ना। हाँ मेरे ऊपर थोड़ी हुआ है, तो क्या करें, अब हो गया तो मेरे ऊपर क्यों होगा केस, मैं वहां हूं ही नहीं। तो अब समझ लो ये हिस्ट्री है। अब मैं भी एक मेरे ऊपर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब संभल के बोलना। ये कहा तुम्हें समझ में आ गया? तो ये तुम्हें क्या करना है अगर किया है तो? हाँ अरे जब x का फंक्शन होगा u, तो x की रेंज आएगी ना y में। 16 साल 3 महीने, 16 साल 3 महीने। चलो अब पढ़ाई करें। u अगर x का फंक्शन है तो u का वेरिएशन x पे ही होगा ना। तो ये क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल भी इधर हुआ तो E और P के बीच में 0 डिग्री एंगल। अगर डाइपोल इधर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो 180 डिग्री एंगल, और कोई हो ही नहीं सकता। चलो इलेक्ट्रो 1 खत्म, अब इलेक्ट्रो 2 हेडिंग बनाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। खत्म हो गया क्या लेक्चर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। हाँ इलेक्ट्रो 2 ना, इलेक्ट्रो 2 नहीं, जो हेडिंग बोल रहा हूँ वो लिखो, 1-2 चलता रहेगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। नया ही है, ब्लैक में। सर आपने 10th
12th का बोर्ड एक साथ दिया है, एक ही एज में दिया 10 10 का बोर्ड नहीं 2 साल में दिया। 10th के बाद 2 साल में 12th दिया। अच्छा आपने अच्छा 2 साल अरे खाली वो मेरा 1 साल एक्स्ट्रा जो निकल गया वो 6 7 की वजह से निकला है बस। पहले होता था, पहले 8वीं तक ना पढ़ने के बाद 8वीं की सर्टिफिकेट फेक बनती थी, अब नहीं बनता, पहले बनता था क्योंकि थोड़ा पार आईडी आ गया है। चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ये इलेक्ट्रो अभी हमने पढ़ा उससे अलग इलेक्ट्रो है, टफ है ये, पहले बता रहा हूँ मैं। इमेजिनेशन पे काम करेगा, वो बिल्कुल सिंपल था, वो उसमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, इसमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ तो नहीं है ना, अब क्या करें, मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, टफ है, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। एक भी लेक्चर मिस किए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, इलेक्ट्रो 2 नहीं समझेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, लेक्चर मिस नहीं करना है। प्रॉपर नोट्स में जितनी चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको ढंग से रिवाइज करके आना है अगले लेक्चर के पहले, तभी समझेगा, क्योंकि ये सब पूरे इमेजिनेशन पे चलते हैं। फ्लक्स तुम्हें दिखता नहीं है, इमेजिनरी चीज़ें हैं ये, तो जितना इमेजिन करना होगा वो चीज़ें टफ ही हो जाती हैं। अगर आपका दिमाग चमकता नहीं है आपको तो चमकाना पड़ेगा। करें आगे। एरिया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? एरिया कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी एरिया? गलत जवाब। वहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इस चैप्टर की शुरुआत ही यही से होती है, इसलिए मैंने कहा कि ये इमेजिनेशन पे काम करता है। अभी तक हम जब मैथ्स में पढ़ रहे थे तो हमने एरिया जो पढ़ा उसमें हमने बात की कि ठीक है एरिया चाहिए, मैं लिखता हूँ एरिया, ए वेक्टर लिखना था, हमने बोल दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ LB, बस, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड से काम हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एरिया की एक डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो वो कपड़ा रखे हो ना सूटकेस के अंदर, पैक करके रखते हैं कपड़ा कहीं जाने के लिए, तो उस टाइम पर बोलते ढंग से रखो, ज़्यादा कपड़ा आ जाएगा। क्या करते हो, रीअरेंज करने का तरीका होता है ना, ऐसे रखना ऐसे रखना, तुम ऐसे ऐसे क्यों नहीं फैला देते? कम कपड़े हाँ, एरिया पे डिपेंडेंसी बढ़ गई ना, उसका ऑक्यूपेंसी कम हो जाएगा ना, एरिया कम हो ज़्यादा हो गया, यही तो हो रहा है। एरिया बेसिकली हम मैग्नीट्यूड में अभी तक बात करते रहे, इसलिए हमने एरिया को मैग्नीट्यूड माना है। एरिया कभी मैग्नीट्यूड में डिफाइन नहीं किया जाता है, एरिया हमेशा डायरेक्शन के साथ होता है, और एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। डायरेक्शन क्या होती है एरिया की? परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। रुको देखता हूँ, इस पे एक एनिमेशन था, अगर मिल जाए तो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। वो फिट में नहीं है। To the surface. If we have any given surface other than basic shapes like rectangular or square, in such cases we will simply consider the delta A small element of area over the surface. What is element? The electric flux del phi E is equal to the dot product of E वही and बार del बता P. रहा है। Similarly, we can divide the surface into small del A अब अच्छा क्या गेम खेल रहे हो क्या? अच्छा एनिमेशन बताओ। each of them. We can add अब कोई वीडियो नहीं है। तो एरिया वेक्टर की बात कर रहे हो, इसने जो बताया तुम्हें एक जगह इसने गलत बताया है, मैं बोल लूं। एरिया वेक्टर जो इसने गलत बोला कि एरिया एक स्केलर है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमें उसके मैग्नीट्यूड की ही जरूरत बार बार पड़ती है, इसलिए हम एरिया को स्केलर मान लेते हैं। लेकिन एरिया है कैसी क्वांटिटी? वेक्टर।
क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि एक स्क्वायर प्लेट को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, अलग अलग ओरिएंटेशन में दिखाया जा सकता है एक स्क्वायर प्लेट को। किस ओरिएंटेशन में वो स्क्वायर प्लेट डिफाइंड है वो बताने के लिए हमें एरिया की डायरेक्शन चाहिए होती है। समझ में आ रहा है? जैसे एक स्क्वायर प्लेट है, मैं ऐसे बना दूं, ये एक्स वाई प्लेन में है, या मैं यही स्क्वायर प्लेट, साइड मान लो कुछ भी ले लो, ए ले लेते हैं, यही स्क्वायर प्लेट अगर मैं ऐसे चाहूं बनाना, ये साइड ए, ए, ये भी स्क्वायर प्लेट है, इसका ओरिएंटेशन देखो, ये एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में है। अब तुम्हें कैसा पता लगेगा कि गिवन स्क्वायर कौन से प्लेन में है, कौन से प्लेन में नहीं है? उसको बताने के लिए अगर एरिया इसका लिखें और उसके साथ में हमने एक डायरेक्शन दे दिया, मान लो जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों दे दूं, या अकेले आई कैप दे दिया। अगर अकेले आई कैप दिया तो इसका मतलब है आई कैप प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और एरिया 2D ही है तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर लिखोगे। तो आई कैप के परपेंडिकुलर लिखना है तो एरिया वेक्टर आई कैप हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन इन विच दैट प्लेट इज लाइंग। तो वो प्लेट कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन में। अगर मैंने जे कैप दिया एरिया वेक्टर में एक्स जेड प्लेन में, के कैप दिया तो एक्स वाई प्लेन में। लेकिन अगर मैंने एरिया वेक्टर को आई कैप प्लस जे कैप लिख दिया, उसका मतलब कुछ ऐसा। तो एरिया वेक्टर इसलिए बताया जाता है, अभी तक जो तुमने पढ़ा है उसमें कहीं भी तुम्हें ओरिएंटेशन चेंज करके नहीं मिला, क्योंकि तुमने 3D अलजेब्रा नहीं पढ़ा अभी तक। जो तुम भी पढ़ रहे थे, प्लेट है तो प्लेट जैसा पढ़ लिया, खाली तुमने एरिया निकाला है, ओरिएंटेशन नहीं देखा तुमने। स्क्वायर तुम्हें कोई ऐसा कभी बताया आज तक? स्क्वायर तो यही बताते हैं, तुम्हारे दिमाग में भी आता है स्क्वायर बनाओ तो यही बनाओ। तो बाय डिफॉल्ट ये स्क्वायर बना रहे हो तो तुम किसी को बोलोगे ड्रॉ स्क्वायर, ड्रॉ स्क्वायर, तो यही बना देगा ना। ये वाला स्क्वायर तो कोई नहीं बनाएगा ना। ये स्क्वायर तब बनाओगे जब तुम्हें बताया जाए कि एरिया वेक्टर है या एरिया किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तुम ऐसा बना दिए, मैं ऐसा बना दूं, इसका भी एरिया निकालोगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, और इसका भी एरिया निकालोगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। दोनों का एरिया एक ही आएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो अगर दोनों का एरिया एक ही आ रहा है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो आप भी गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूं, दोनों सही है। लेकिन सिचुएशन की डिमांड पे दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर फॉर्म में दिखाओगे तो ये बोलोगे मैग्नीट्यूड और दोनों इक्वल आ रहे हैं। जब तक मैं मैग्नीट्यूड की बात करने वाला हूँ, मैं कैसा ओरिएंटेशन है क्या है उसमें बात ही नहीं करूँगा। लेकिन जब मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करनी है, जब मुझे ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन की बात करनी है कि किस प्लेन में स्क्वायर प्लेट बनाया गया है, तब मैं किसको यूज करूंगा? एरिया वेक्टर को। वेक्टर कब यूज करना है? जब मुझे ये बताना हो कि कौन से प्लेन में डिफाइंड है ये। समझ में आया? पक्का? तो एरिया क्यों वेक्टर है, समझा? तुम लोग वीडियो देख थोड़ी रहे थे, हंस रहे थे भाई साहब। और ये इतना मारूंगा ना चश्मा ऐसे आंख में घुस जाएगा। अकेली से क्या होता है? तो तू भी रही थी ना। अकेली से क्या मतलब होता है? सब गड्ढे में कूदेंगे, तू भी कूद जाएगी? नहीं कूदेगी ना। नीट का पेपर देंगे, सब फेल हो रहे हैं, मैं भी फेल हो जाती हूँ। ऐसा हो गया? करना तो बताओ। तब पेपर टफ है इस बार। नहीं भी मैथ आ रहा है, मैथ दोनों के लिए बहुत टफ बनाया। हाँ पीछे बैठ
आसान पेपर चाहिए बीच का पेपर एकदम तुझे? बीच वाला क्यों चाहिए रहता है हमेशा? तो एरिया वेक्टर, ए बच्चों बस आवाज बंद। एरिया वेक्टर तुम्हें समझ गया। अब एरिया वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं? एरिया वेक्टर ए वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो आप नॉर्मल निकालते हो एरिया वही, मल्टीप्लाइड बाय ए कैप। क्या लिखा हमने? ए कैप। यहां ए कैप क्या है? ए कैप इज यूनिट वेक्टर। अब सुनता है, थोड़ी देर सुन लो। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन भी बोलते हैं। लेकिन बेटा एक स्क्वायर प्लेट है तो आपने ओरिएंटेशन दिखा दिया। एक्चुअली इस ओरिएंटेशन का जो मेन काम, मैं तुम्हें ना थोड़ा इमेजिनेशन पे लेके जा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें हर चीज़ बताई जाए, लेकिन तुम्हें भी अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बीच में हंसना वंसना मत, क्योंकि टफ टॉपिक आएगा ये, बीच में ध्यान भटकाओ मत। इस ओरिएंटेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है? अगर कोई 2D डायग्राम्स है, 2D फिगर्स है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2D को तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। जब 3D है, मान लो एक क्यूब लिया मैंने, तो क्यूब बना कैसे? बेसिकली 6 स्क्वायर प्लेट से तो मिलके बना है। तो अब उस टाइम पे 6 अलग अलग स्क्वायर प्लेट है, तो कौन से प्लेट के एरिया की बात मैं कर रहा हूं वो आप कैसे बताओगे? अगर मैं बोलूँ एक क्यूब बनाया मैंने, ये मेरे पास एक क्यूब है, ये मेरे पास एक क्यूब है, साइड ए। क्यूब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्क्वायर, आपको पता है, सही है ना? तो 6 स्क्वायर प्लेट को मिलाकर के क्यूब बना दिया मैंने। मैं बोलूं एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, तो आप क्या बोलोगे? ए स्क्वायर। इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन तुमने कौन से प्लेट के लिए बात करी ये नहीं बता पाओगे मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड वाइज आपका डिफाइन कर ही नहीं पाओगे। आपने इसकी बात करी है, इसकी, क्योंकि ये देखो जो हमने एक क्यूब बनाया था ना कुछ, वो स्क्वायर प्लेट अलग से एक्स वाई जेड प्लेन में, ये कुछ वैसा नहीं दिख रहा है तुम्हें? ये वाई एक्सिस में, ये जेड एक्सिस में, ये वाई में है और ये वाला एक्स एक्सिस में है ना? तो प्लेन वाइज चेंज होंगे ना ये सब। तो ओरिएंटेशन बताना 3D में जरूर ज़्यादा पड़ती है इसकी, इसलिए 3D में एरिया वेक्टर की ज़्यादा यूज़ करते हैं एरिया वेक्टर को। 2D में फिजिक्स में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, बाकी कहीं 2D डायग्राम में तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। 2D में फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ही काम में आता है। समझ में आया? डायरेक्शन हमने क्या लिखा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे मैंने एक स्क्वायर प्लेट लिया, फिर से ये साइड ए और ए, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका एरिया बोलना है मुझे ए वेक्टर। तो मैं क्या होता है, ये मॉड ऑफ ए इंटू, तो मॉड ऑफ ए में तो मैं ए स्क्वायर लिख दूंगा। अब ए कैप में क्या करूं? एक्स वाई के परपेंडिकुलर के कैप। लेकिन मेरे सवाल यहाँ आ गया, के पॉजिटिव के नेगेटिव, दोनों तो के ही है ना, दोनों के है, तो तुम कौन सा लोगे? तो यहाँ तुम्हें काम आता है, यहाँ तुम्हें काम आता है जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये प्लस लेना है कि माइनस लेना है, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको सरफेस समझना पड़ेगा, सरफेस कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के सरफेस होते हैं, एक होता है ओपन सरफेस, हाँ अरे वो सब बनाऊंगा बाद में, तो क्वेश्चन कराऊंगा, वो सब क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो खाली मैं एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने बोला ना कि आज अभी तुम देखो ध्यान से ओपन सरफेस, और ये दूसरा वाला जो है वो कौन है? ओपन सरफेस बेसिकली किसको बोलते हैं?
उसको मस्त नींद आ रही है ना। टू डी स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, ये सब कौन होंगे? 2D। A cap can be taken in any perpendicular direction. या ऐसा लिखो, in such surfaces we are free to take any perpendicular direction as area vector but we should stick with the same direction for the whole question। मतलब 2 डायमेंशनल सरफेस है, ये वाला सरफेस जो भी बना रहा हूँ, बार बार बना रहा हूँ, कोई लिखेगा नहीं कि मैं फिर मिटा सकता हूँ कभी भी। तूने लिख लिया था ना। छापने की बहुत जल्दी, प्रिंटिंग मशीन की दुकान खोल ले। कहाँ प्रीति वहाँ मॉड्यूल प्रिंट करवा रही, तू तो प्रिंट कर ही देता, हाथ से लिख लिख के देता सबको। ये x है और y है। अब मैंने इसका एरिया वेक्टर अगर a स्क्वायर k कैप लिखा है तो इस क्वेश्चन के अंदर एरिया वेक्टर का जितना रेफरेंस में लेने वाला हूं उन सारे रेफरेंस में यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है। अगर किसी ने एरिया वेक्टर को माइनस a स्क्वायर k कैप ले लिया है तो वो पूरे क्वेश्चन में अंदर की तरफ ही लेगा, रेफरेंस के लिए ही है। तो तुम कोई भी, यही लिखा मैंने कि कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो लेकिन उस पूरे क्वेश्चन के लिए तुम्हें उसी डायरेक्शन के साथ चलना है। इन बिटवीन यू कैन नॉट चेंज डायरेक्शन की, अच्छा ये वाला नहीं ये वाला ले लेते हैं, अंदर लिया तो अंदर ही लेना है। हाँ समझा। अब क्लोज सरफेसेस कौन से हैं? हाँ 3D सरफेसेस, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ये 3D हैं। तो 3D में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन इन अ डायरेक्शन which is perpendicular to the plane and moving away from plane। तो क्लोज सरफेस होगा तो उसका जो ए वेक्टर है वो एक क्या, क्या हुआ? तो 3D होगा तो जो डायरेक्शन लेना है, इट्स डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, it should be perpendicular to the plane and moving away from the plane, या perpendicular outward out of the plane बोल सकते हो, ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा। out of the, नहीं अब इसमें एक ही लेना है। क्यूब लोगे, हाँ
हाँ अभी तो चेंज हो रहा है, अभी हाँ, और ये ऐसा ये भी अभी तो अंदर वाला नहीं लेना है, दोनों का अवे अलग अलग होगा। इस प्लेन के लिए ये नॉर्मल, इस प्लेन के लिए ये नॉर्मल। सर आइए बात तो बोल रहे हो कि चुप, पहले टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आई हो अभी अभी आप ही ने तो वैसे याद दिलाना था। मैं पढ़ाऊंगा। मेरा लेक्चर 11 बजे से था, स्टार्ट हुआ 11:30 से। अब बोलेगा कोई नहीं, जिसको जाना है वो निकल सकता है। शिवम सर से बात करो ना फिर, सर शिवम सर ने आपसे बात की। वो उनका लुकआउट है, मैं एग्री थोड़ी किया था। नहीं, अब उनको बोलने दो ना। मेरे लिए भी एक टाइम लेक्चर है, मेरे भी लेक्चर्स के जो लिमिटेशन है, मुझे पता है कितनी देर में कितना पढ़ाना है, उतना टाइम मैंने दिया है। ज़्यादा टाइम होने पे हमें थोड़ी अपने ऊपर लेना है। अब ये एरिया एक और निकालते हैं, 5 मीटर और 5 मीटर। आप बार बार ये सवाल कर चुके हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये x और y है, एरिया वेक्टर क्या होगा आप तुरंत लिख देंगे। एरिया वेक्टर हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर के कैप और प्लस माइनस के कैप। दूसरा सवाल है, यही स्क्वायर मेरे पास है, लेकिन अभी मैंने ओरिएंटेशन ऐसा दिया है 37 डिग्री, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। ये स्क्वायर प्लेट ये भी है, ये x है, ये y है और ये z है। एरिया वेक्टर क्या होगा? जब इसके एरिया वेक्टर की आप बात करोगे, अब इसमें एरिया वेक्टर लिखना टफ हो जाएगा। तो इसमें एरिया वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको अगर देखेंगे तो मेरा एक ऐसा साइड हमें मिल रहा है जो x और z दोनों प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ क्या था, एक साइड x में ही कर रहा है, दूसरी साइड y में कर रही है, तीसरी x में, चौथी y में। यहाँ ऐसा नहीं है ना। तो हम ऐसा क्या करते हैं, इस पॉइंट को O बोल दिया, पहले स्क्वायर प्लेट बनाते हैं O, A, B और C। ये हमारा स्क्वायर प्लेट बन गया। अब मैं कोई भी दो पकड़ूंगा, जैसे ये x है, ये z है ना। ये जो साइड है OC, क्या ये xz प्लेन में है? अगर ये xz प्लेन में है तो बचा कौन, y प्लेन वाला। तो मैं एरिया वेक्टर लिखने के लिए एक जो तीसरे प्लेन में है उससे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा OC वेक्टर। xz प्लेन की एक साइड ले लिया और जो y प्लेन में जो y में है उसका ले लिया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सिंस इट वाज ओपन सरफेस, तो हम वी आर नॉट लायबल अबाउट डायरेक्शन कि OA क्रॉस OC करना है कि OC क्रॉस OA करना है, तुम कोई भी कर सकते हो। अब OA की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 5j कैप क्रॉस OC लिखोगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये 5 है तो ये आएगा 5 cos 37, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, z कोऑर्डिनेट आएगा 5 sin 37 मतलब 4,3, 4,0,3 xz प्लेन है। तो OC वेक्टर आएगा अपना 4i कैप प्लस 3k कैप। अब आपको ये भी पता है j क्रॉस i करने पे माइनस k आता है, j क्रॉस k करने पे प्लस i आता है। तो 20 k कैप प्लस 15i कैप इज योर आंसर। अगर आप उल्टा करते तो ये ऐसे भी आता कि -15i कैप प्लस 20 k कैप, वो भी तुम्हारा आंसर होता। अगर आप क्लोजली इसको सॉल्व करोगे तो इसके एरिया का मैग्नीट्यूड अभी भी वही आएगा 25। डायरेक्शन बदल गया। समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? जब भी ओरिएंटेशन 3D में हो, एक ऐसा साइड पकड़ो जो दो एक्सिस के बीच में हो और एक जो इंडिपेंडेंट हो, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
वो इनफैक्ट किसी भी दो साइड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम ओसी क्रॉस सी भी ले लो। एक भी एक्सिस पे लागू कर लो, भी लागू कर लो। हाँ 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 क्या कहाँ? In such surfaces we are free to take any perpendicular direction. सर मैंने इसमें कैसे किया कि मैंने एक ऐसा वो जो स्क्वायर प्लेन है उसका मैंने परपेंडिकुलर एक प्लेन अज्यूम कर लिया, फिर मैंने उसको 180 फ्लिप कर दिया उस तरफ, कर उसका सकते निकाल दिया। हो, इतनी इमेजिनेशन है तो कर लो। ये तो मैंने मैथमेटिकली सॉल्व करवाया है। तो मैंने उसको डायरेक्टली किया तो उससे आ गया। आएगा ना, अगर तुम उतना कर सकते हो तो। अभी तो ये तो ठीक था, साइड ना दिया होता, ऐसे वेरिएबल्स देगा, थीटा में दे दिया तो आप कैसे समझोगे थीटा कितना है, कौन सा प्लेन होगा? तो स्क्वायर का इसका रह जाएगा, सिर्फ हमें डायरेक्शन तो कैसे निकालोगे? वही तो करो, थीटा आ गया तो कैसे निकालोगे? हाँ तो फिर cos थीटा और sin थीटा लेंगे ना, जैसे कि मैंने उसको कैसे किया कि उस तो वो जो रहेगा ना के जो एक्सिस रहेगा उस तरफ का, तो ऐसा आएगा जो a स्क्वायर होगा और यहाँ पे 37 थीटा डिग्रीज रहेगा, तो थीटा आई माइनस के साइन, मतलब हाँ कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं विजुलाइज ही नहीं कर पा रहा, तुम क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं, वो कर पा रहे हो उसको करने दो, बाकी मैथमेटिकली भी कर लो। करेक्ट है नहीं है मैं नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा तुम बोलना क्या चाह रहे हो। उसके लिए अलग से मिलो, ये लिख लो पहले, क्योंकि मुझे एरिया वेक्टर ख़त्म करना है। मैं आता हूँ 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। अरे यार लिख चुके? आप उसको फ्लिप ऐसे कर दो उस तरफ पॉइंट पे, और उसका cos और sin कंपोनेंट ले लो, आपको k और x मिल जाएगा। मेरा स्क्वायर प्लेट कैसा है जो समझ पा रहा है? ऐसा है। मतलब ऐसा है, x है, ये z है, ये y है। हाँ। स्क्वायर ऐसा है, ऐसा है ना, वाई में भी तो है, वाई में भी तो। ऐसा प्लेन ना, हाँ तो मैंने ऐसे लिया, हाँ इसको इसका निकाला, हाँ इसको उधर फ्लिप कर दिया, ये परपेंडिकुलर है आपने, हाँ। इसको इससे ऐसा और ऐसे कर दिया, और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना डिफिकल्ट क्यों सोचना है? आ गया उसी इजी, बहुत इजी आ रहा है 3 का 4 का ऐसा। वो दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें लीवर को नहीं 4/5 अरे ठीक है, हाँ ठीक समझ रहा है तू। अगर तू हर जगह ये लगा पा रहा तो लगा ले, मैं तो नहीं लगा पाऊंगा। मैंने पहले ही 5 मिनट पहले बोल दिया चेंसॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? की बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तुम्हें? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आ रहा है? अभी मैंने कुछ और किसी को डांटा है इसी बात पे कि लेक्चर 2:30 बजे तक है। शिवम अच्छा एक मिनट, मैं शिवम सर की जिम्मेदारी लेके बैठा था क्या? शिवम सर ने बोला तो टाइम पे छोड़ना। अच्छा एक बात बताओ, शिवम सर ने बोल दिया टाइम पे छोड़ना, अगली बार से उनको एक्सटेंड करने मत देना तुम। मेरे टाइम को क्यों लेंगे? तो पहली बार है कोई एक्सटेंड किया, पहली बार तो एक्सटेंड किया, पहली बार ही किया। तो मैं तो एक बार भी नहीं किया, मैंने तो एक बार भी एक्सटेंड नहीं किया। हमने 2 बार किया एक्सटेंड, रोटेशन के बाद 2 बार किया और सीएम के वक्त 1 बार किया। ये बराबर काउंट कर रहे हो, कब जल्दी छोड़ा वो नहीं काउंट कर रहे हो।
5 मिनट में जोड़ो, 5-5 मिनट। वो भी दो या 5 मिनट में हमको तो लिखने में टाइम लग जाता है। एज एरिया वेक्टर ये नहीं, वो ये यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये कुछ नहीं यहाँ। अरे क्या मरी जा रही है, मुझसे पूछ क्या हो गया। IJKI लिखो, अगर इस सीक्वेंस में जा रहे हो तो IJ के मल्टीप्लाई करो के आएगा, JK की I हो गया, JI आ गया तो -K होगा। उसमें क्या समझना था इतना। नहीं वो तो अलग ऐसे उसको भी डिटर्मिनेंट मेथड, नहीं 2 लाइन IJ के। विजुअलाइज अच्छा अभी कर लिया। मैं पगला गया हूँ। अच्छा है, सर कितना आएगा कुशल राज ने रोक दिया, मैं बोलूंगा ही नहीं। चलो IAOR का लिख लो फिर जाओ। नहीं मैं बताऊंगा ही नहीं, तूने बोल दिया ना। पेपर सरप्राइज होता है, आप सरप्राइज तरीके से आइए, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। परसों पेपर है, आप पेपर में जो भी सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगा। पोर्शन आज तक का पूरा है, डाइपोल तक का। कल अभी है टाइम। सर मैं क्या करूँ, मैंने तू घूमने गया था ना, क्या करूँ, कुछ मत करो, वीडियो लेक्चर देखो। राम राम करो और पेपर दे दो। रोटेशन का एक पॉइंट मिस हो गया था IAOR के अंदर में। हम लोगों ने 2 पढ़ा था कि एक IAOR लिखना है तो जीरो वेलोसिटी वाला पॉइंट ढूंढते हैं, और जीरो वेलोसिटी वाला जो पॉइंट होता है, अगर 2 पार्ट, एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो मतलब पॉइंट मास जिसको बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास पे, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन, तुम्हें लिखवाया था मैंने, तो आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर टू दैट वेलोसिटी वाली लाइन जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, वहां पे आता है IAOR। दूसरा आपने लिखा, अगर 2 पॉइंट की वेलोसिटी दे रखी है तो दोनों पॉइंट की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन का इंटरसेक्शन विल बी योर IAOR। ठीक है ना। एक और था, वो मैंने मिस हो गया, नहीं लिखवाया था कि क्योंकि मुझे लगा आएगा नहीं और आता भी नहीं है। एक क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से वो ढूंढ के लाया, उसमें मिला है, मॉड्यूल में ही है, तो मॉड्यूल में है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। हाँ अब तीसरा केस के बाद में लिख लेना। हाँ तो तीसरा केस ये है कि अगर मान लो कोई भी रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी में एक पॉइंट यहाँ दे रखा है और एक पॉइंट यहाँ दे रखा है। इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर दी है v1, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर दे दी है v2। When 2 point velocity of 2 point is given and it is parallel to each other, heading बना लो। When velocity of 2 point is given and is parallel to each other, दो पॉइंट की वेलोसिटी दी है और ये पॉइंट्स पैरेलल है पैरेलल है एक दूसरे के, या इसको ऐसे बना लो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये ऐसे दिया है VA, इधर दिया है VB, क्योंकि कैलकुलेशन वाइज थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस पे अगर तुमसे पूछता है और इनके बीच का सेपरेशन मान लो D है, पूछे कि इसका IAOR कहाँ आएगा, तो IAOR के लिए क्या करोगे, प्रोपोर्शनल ट्रायंगल से निकालना पड़ता है। इन दोनों लाइन को ऐसे ज्वाइन करना होता है।
ऐसे कहीं पर ज्वाइन कर दिया, आएगा यहीं कहीं पे, लेकिन प्रोपोर्शनल ट्रायंगल से आपको निकालना पड़ेगा कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास IAOR कहाँ होगा। ये तुम्हारा पॉइंट IAOR है, लेकिन IAOR का पॉइंट कहाँ आएगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनलिटी का ट्रायंगल प्रूफ कर लो। कैसे बनेगा इसमें ट्रायंगल बताओ प्रोपोर्शनलिटी का, कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। ये D है ना, इसमें मैं जो इसमें किया है मैं वही करता हूँ। तो मान लो ये R डिस्टेंस है A और IC के बीच में, ये R डिस्टेंस है B और IC नहीं IAOR है अपने लिए, IAOR के बीच में। तो RA ऑफ IAOR क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर बाई R ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा VA बाई ओमेगा। और ऐसे ही RB विथ रिस्पेक्ट टू IAOR करोगे तो ये क्या बन जाएगा, VB बाई ओमेगा। और आप ये भी देख रहे हो कि अगर मैं RA IAOR प्लस RB IAOR कर दूं तो ये D के बराबर हो जाएगा। तो VA बाई ओमेगा प्लस VB बाई ओमेगा इज इक्वल टू D। अब इसमें से तुम्हें ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें खाली गेम खिलवाएगा, क्या क्या दिया रहेगा, तुम्हें D दिया रहेगा, VA VB दिया रहेगा, ओमेगा निकाल लो और इस ओमेगा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके तुम डिस्टेंस निकाल पाओगे। यही इतना पॉइंट था। कौन सा लेंथ, कोई जरूरत नहीं पड़ता। अरे तो ऐसे एरो बना के कोई भी लाइन बना लो ना, ये मैं तो ये डिस्टेंस निकाली है ना, कितनी लाइन पे आएगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने जब वो स्क्वायर का एरिया निकालना था जो बीच में था, आपने XZ प्लेन के बीच में जो OC लाई कर रहा था वो निकाला, क्योंकि हमें उसका रिजल्टेंट जो एरिया उसके ऑपोजिट रहेगा। हाँ मतलब एक ऑन द प्लेन और एक बिटवीन द प्लेन। करेक्ट। तुम्हें 3D है तो कोई एक साइड लेनी होगी जो दो प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा हो। 3D होगा तो 2D ऑब्जेक्ट को तुम ऐसा ओरिएंटेशन में बनाओगे 3D ओरिएंटेशन में, तो एक साइड पक्का दो प्लेन के बीच में आ रही होगी और कोई एक साइड इंडिपेंडेंट प्लेन पे होगी। इंडिपेंडेंट प्लेन का और जो बीच में आ रही है दो प्लेन के, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही एरिया वेक्टर होता है। ले लेना भाई, कहीं भी ले ले, बोला तो था मैंने कोई भी ले ले, सुनता ही नहीं है। हो गया IOR, छोड़ रहा हूँ आज, लेकिन अगली बार से अगर मेरा टाइम किसी ने लिया तो माइंडसेट बना के बैठना, मैं उतना टाइम लूँगा जितना मुझे अलॉट किया गया। मैं पूरा टाइम लूँगा, 3 घंटे है तो 3 घंटे। इसके बाद का भी इसके बाद में जो आप पढ़ाने वाले थे वो तो पेपर में होगा, फ्लक्स भी नहीं है। अच्छा डाइपोल का क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड तक है, डाइपोल का फील्ड आएगा। हाँ स्टेटमेंट क्या दे रहा है हेडिंग में, केसेस लेके लिखे, इससे भी नहीं लिखा, उसने लिखा है ना वो। सर 2 सेकंड में एक चीज देख लोगे सर।